हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ रुक करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2666 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 939 नए मरीजों की पुष्टि की गई है और फरीदाबाद में 630 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं हिसार में 189 कोरोना के नए मरीज सामने आए। वहीं रोहतक में 101 नए मामले सामने आए। बात करें अंबाला की तो अंबाला में पिछले 24 घंटे में 57 नए मरीज सामने आए। पंचकुला में 62 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2163 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल 2,15,021 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,466 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने सभी जिलों के एसपी, डीसी, स्वास्थ्य विभाग और म्युनिसिपल कमेटी को आदेश जारी करते हुए कहा कि वो सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्ती से चेकिंग करें और हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जिला कप्तान कड़ी निगरानी रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। चंद रुपयों के लालच में लोग कोरोना जैसी महामारी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसे लैब का भांडाफोड़ हुआ जहां पैसे लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की जाती थी। गुरुग्राम के सैनी खेड़ा में स्वास्थ्य विभाग की नाक तले चल रहे लैब का भांडाफोड़ सीएम फ्लाइंग ने किया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान जो लोग लैब से पकड़े गए हैं उन्हें लैब चलाने या सैंपल लेने तक का अनुभव नहीं है। बावजूद इसके ये झोला छाप लैब संचालक लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बनाते थे। बताया जा रहा है कि यहां बनाए गए फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों ने विदेश यात्राएं की। बहरहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस महकमा भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। फरीदाबाद की 5 नंबर मार्केट में भी पुलिस ने अपना अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसका चालान काटा जा रहा है। साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा भी सतर्क हो गया है। जहां सैंपलिंग बढ़ा दी गई है वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी सख्ती बरती जा रही है। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान करीब 150 लोगों के सैंपल भी लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में चालान काटने का विशेष अभियान चलाया हुआ है। बिना मास्क वाहन चला रहे लोगों की पुलिस कर्मियों ने फोटोग्राफी कर उनके चालान काटे। साथ ही मौके पर 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। चालान काटने पर फाटक के दोनों ओर यातायात थाना पुलिस के कर्मचारी तैनात रहे। बिना मास्क पहने दोपहिया चला रहे लोगों के भी चालान काटे गए। यातायात थाना पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि शहर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को बार बार मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया गया। अब भी पुलिस टीम जागरूक करने के साथ साथ चालान काट रही है। विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर सोना के एक निजी होटल में मत्स्य पालन का व्यवसाय करने वाले किसानों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन किसानों को मत्स्य विभाग में सलाहकार बनाया जाएगा जो काफी समय से मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार मत्स्य पालन करने के लिए किसानों को सब्सिडी के साथ ऋण मुहैया कराती है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान मत्स्य पालन करें। लेकिन कुछ किसान सब्सिडी के लालच में ऋण ले लेते हैं, लेकिन पूरे तरीके से मछली पालन करने में सफल नहीं हो पाते और मत्स्य पालन को बंद कर देते हैं, जिसके बारे में विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान मत्स्य पालन को बढ़ावा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की समस्या को देखते हुए जल्द ही उनका समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी ताकि किसानों को मत्स्य पालन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव धनाना में प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह और कृष्ण कुमार के खेत में संरक्षित खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय को अपनाना होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन में सब्जियों और बागवानी की फसलों का बीमा शुरू किया जाएगा ताकि किसान जोखिम से मुक्त हो सके। किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। वहीं शिविर में पहुंचे किसान संदीप ने बताया कि वो यहां पॉली ऑनिट हाउस के जरिए खीरा, बैंगन, गोभी और टमाटर की खेती को देखने पहुंचे हैं। इससे उनको कम लागत और कम भूमि से लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने उकलाना में 29 नवंबर को हिसार में होने वाले मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह का निमंत्रण दिया है। उकलाना के किसान रेस्ट हाउस में लोगों को संबोधित करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि हाल ही में विधानसभा में ओबीसी को 8% और महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कि सराहनीय है, जिसको लेकर 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय अभिनंदन समारोह किया जाएगा। किसानों के दिल्ली कूच बोलते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। उकलाना नई अनाज मंडी में 2.5 करोड़ और 20 करोड़ के 4 लाइन में हुई अनियमितताओं पर बोलते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन अब उन्हें जानकारी मिली है तो जांच करवाई जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और किसानों ने 3 अध्यादेश को स्वीकार किया है, तभी उनकी पार्टी को वहां पर 50,000 वोट मिले हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने उकलाना के पावड़ा, कनो, किरमारा समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान गुरनाम सिंह चरूनी ने किसानों से 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने के लिए आह्वान किया। गुरनाम सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जो 3 कानूनों के नाम पर काले कानून लेकर आई है, इससे किसान, मजदूर, आड़तिये सब बेघर हो जाएंगे और बेरोजगारी फैल जाएगी। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 46वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को देश भर के किसान संगठन दिल्ली में एकत्रित होंगे और सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। केंद्र सरकार का विरोध जताने के लिए सिरसा से भी किसान जत्थे रवाना होंगे। इसे लेकर किसान संगठनों ने सदस्य लगातार ग्रामीणों क्षेत्र में प्रचार कर 26 नवंबर को किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि कानून को लेकर किसानों को मजदूर बनाना चाहती है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली कूच से पहले फतेहाबाद में हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसान सम्मेलन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इस सम्मेलन में दिल्ली के घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई। आगामी आंदोलन पर भी चर्चा की गई। किसानों ने इस सम्मेलन को पगड़ी संभाल जट्टा किसान का नाम दिया था। सम्मेलन के बाद किसानों ने फतेहाबाद शहर में मार्च निकाला। सम्मेलन में किसान संगठनों के कई बड़े हरियाणा और पंजाब के नेता शामिल हुए।
वहीं पत्रकारों से बातचीत में किसानों ने कहा कि दिल्ली कूच के दौरान जहां भी उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी वहीं किसान डेरा डालेंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली जाने की तारीख 26 नवंबर है, लेकिन वापस आने की कोई भी तारीख नहीं है। किसान अपनी बात मनवा कर ही वापस लौटेंगे। किसानों के डर के कारण ही अब दिल्ली में कोरोना फैल रहा है। झज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर किलडोद गांव के गुस्साए ग्रामीणों ने धरना देकर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। दरअसल 16 तारीख को किलडोड के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग को ढूंढ निकाला था। नाबालिग को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में पुलिस को आदेश दिए कि नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के आगे पेश किया जाए। पुलिस जब नाबालिग को लेकर सीडब्ल्यूसी के दफ्तर पहुंची तो दफ्तर में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर धरना शुरू कर दिया। परिवार की मांग है कि उन्हें उनकी बेटी सौंप दी जाए, लेकिन नाबालिग सोमवार तक पुलिस की निगरानी में ही रहेगी। गुरुग्राम की साफ सफाई में जुटी इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ आम जनता के साथ पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम ने गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इको ग्रीन कंपनी को ठेका दिया हुआ है, जो कि शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देती है और घरों से कूड़ा कलेक्ट करती है, जिससे आम नागरिक तो सफाई व्यवस्था से परेशान है ही, अब पार्षद भी इको ग्रीन कंपनी से परेशान है। गुरुग्राम नगर निगम के 35 पार्षद इको ग्रीन को हटाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जबकि गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से इको ग्रीन कंपनी का ठेका रद्द करने की मांग उठाई थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी खुद कंपनी की लापरवाही को देखते हुए 25 लाख का जुर्माना लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इको ग्रीन कंपनी ने शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। अब पार्षद भी इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 65 प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसे दिसंबर के पहले हफ्ते में नीलाम किया जाएगा। इन प्रॉपर्टी धारकों पर सरकार ने छूट दिए जाने के बाद लगभग 5 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। वहीं बार बार नोटिस देने के बाद और सीलिंग करने के बावजूद भी इन प्रॉपर्टी धारकों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया, जिसके चलते नगर निगम अब इन प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने जा रहा है। पिछले साल के मुताबिक इस साल के 8 महीने में ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से 176 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जबकि पिछले साल 168 करोड़ रुपए वसूल किए थे। हालांकि सरकार ने भी कोरोना के चलते प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट की 31 दिसंबर तक तारीख तय की है। जाखल नगर पालिका पार्षद कीर्ति के देवर का फायरिंग करते हुए वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते नगर पालिका प्रधान प्रतिनिधि ने थाने में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बारे में थाना प्रभारी विक्रम जोशन ने बताया कि पार्षद के देवर साहिल का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते पुलिस ने साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैथल एसपी शशांक सावंत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर एएसआई रमेश चंद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। एएसआई पर पैसे की मांग करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप सही पाए गए हैं। जानकारी दे दें कि थाना चीका में तैनात एएसआई रमेश कुमार पर एक अभियोग को रद्द करने के लिए पैसे की मांग करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया था। आरोप है कि इसके बाद एएसआई की ओर से शिकायतकर्ता और संबंधित लोगों को धमकाया जा रहा था, साथ ही विभागीय जांच में शामिल न होने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा था। अंबाला में बाजारों में रेहड़ी लगाने वाले रेहड़ी संचालकों ने नगर परिषद के गेट पर जमकर हंगामा किया। रेहड़ी संचालकों ने नगर परिषद के गेट पर सब्जी गिराकर अपना रोष व्यक्त किया। रेहड़ी संचालकों का कहना है कि जो जगह उन्हें सब्जी बेचने के लिए मुहैया कराई गई है, वहां पर काम नहीं है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अनिल विज ने बाजारों को खुला करने के लिए सब्जी मंडी को हटाकर सभी सब्जी बेचने वालों को अलग से जगह दी थी, लेकिन उसके बावजूद रेहड़ी वाले उसी बाजार में सब्जी बेच रहे हैं। पलवल में लिए लोन देने वाली कंपनी में करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। पलवल की इकोनॉमिक सेल प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि बीते साल
चोला मंडल कंपनी की तरफ से पुलिस को एक शिकायत दी गई। शिकायत में कहा गया कि कंपनी की पलवल शाखा में 20 कर्मचारी हैं। इनमें से 9 कर्मचारियों ने कस्टमर से लोन की किस्त लेकर कंपनी में जमा नहीं करवाई। कस्टमर को कंपनी की तरफ से फर्जी एनओसी जारी की गई। फर्जी एनओसी के जरिए कंपनी को 69,38,942 रुपए की धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी करने के आरोप में समीर, गोलचंद, मैनपाल, सत्यपाल और मिंटू शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी गोलचंद और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी में जहां लगातार लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, वहीं बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर देखने को मिला। गोहाना के एक गांव का रहने वाले 16 साल के छात्र ने 10वीं क्लास में दूसरी बार फेल होने के बाद खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक छात्र पहले भी गणित के पेपर में फेल हो चुका था। अब से बीपीएल या फिर ओपीएच कार्ड धारक परिवारों को सरकार 1 रुपए किलो के हिसाब से बाजरे भी उपलब्ध करवाएगी। अब तक राशन कार्ड पर केवल गेहूं ही उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन इस बार इसी महीने से बाजरा भी राशन डिपो पर उपलब्ध हो गया है। वहीं भिवानी खाद्य आपूर्ति विभाग के कंट्रोलर अनिल कालरा ने बताया कि ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो बीपीएल है या फिर उनका कार्ड ओपीएच का है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल 16 तारीख को एक बच्ची घर से आधार कार्ड से नाम चेंज कराने के लिए झज्जर पहुंची, जहां उसका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए बीते दिन बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया। डीएसपी राहुल देव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं बच्ची के बयान दर्ज करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। जुलाना गोहाना मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव लजवाना कला निवासी के व्यक्ति अंतराम के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घटना की सूचना जुलाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नारनौल के मेन बाजार की 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साइबर सिटी के सदर बाजार स्थित ज्वेलर की दुकान में लूट के सिलसिले में पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये कामयाबी सीसीटीवी में कैद वीडियो के आधार पर जांच करने पर मिली। मामले में पुलिस ने वरुण, मिंटू, हर्ष, टोनी और सुनील नाम के 4 लोगों को बादशाहपुर से गिरफ्तार किया है। करीब 1 महीना पहले फूलका गांव के पास माइनर से बैग में महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है। 1 महीना होने के बावजूद अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस टीम पंजाब और राजस्थान में भी मृतका की पहचान की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। इसी को लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि मृतक महिला की पहचान के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। महिला की पहचान के लिए पुलिस पंजाब, राजस्थान पुलिस से संपर्क साध रही है। जल्दी महिला की पहचान कर मामले को ट्रेस किया जाएगा और हत्यारोपी को काबू किया जाएगा। रतिया के गांव सुखमपुर में 28 साल की महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला अपने मायके आई हुई थी, जहां उसने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का नाम संजू है, जिसकी शादी खैराती खेड़ा गांव में हुई थी। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।